करेंगे बैकलैश 2024 से, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल इवेंट रहा। एंड मेरे हिसाब से भाई हर टर्म पे ये काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट था। एक तो रेवेन्यू वाइज काफ़ी प्रॉफिट हुआ, उसके बाद लार्जेस्ट गेट बताया गया इसको, जो कि रेवेन्यू में ही आ जाता है। एंड देन क्राउड रिएक्शन तो आपने देखा ही देखा। तो हर तरीके से भाई लियोन फ्रांस से हुआ ये वाला इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल था। लेकिन क्या आपको पता है कि ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स कुछ और थे। ये वाला इवेंट लियोन से नहीं होने वाला था, फ्रांस में ही होने वाला था, लेकिन लियोन से नहीं होने वाला था। तो कहाँ होने वाला था? तो इसको लेकर अपडेट कुछ ये कहती है, पेरिस वॉज इंडीड द फर्स्ट चॉइस, बट विद द ओलंपिक गेम्स less than 100 days away, not one building was willing to accommodate them for a 4-day stop, counting 2 days for installation and disassembly। तो यहाँ पे बताया गया कि डब्ल्यूडब्ल्यू ओरिजिनली लियोन से नहीं कराने वाली थी, बल्कि पेरिस से कराने वाली थी। एंड अगर आप चैनल पे पहले से हो गए तो आपको याद होगा, मैंने आपको बहुत पहले एक अपडेट बताई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स थे कि वो पेरिस में जाके एक इवेंट होस्ट करेंगे। तो ये वही वाला इवेंट होने वाला था, लेकिन क्योंकि ओलंपिक गेम्स सिर्फ मुश्किल से 100 दिन दूर है, यानी कि काफ़ी करीब है, तो एक भी बिल्डिंग, एक भी अरेना चाह नहीं रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू 4 दिन आके बुक कर ले उनके यहाँ पे। इसी वजह से भाई बैकलैश 2024 पेरिस में नहीं हुआ, बिकॉज 2 दिन तो भाई इनके उसमें निकल जाते हैं कि इंस्टॉलेशन एंड डिसअसेंबली माय बैड, और उसके बाद एक स्मैकडाउन आपका निकल जाएगा, एंड उसके साथ में आपका निकल जाएगा बैकलैश। तो इसलिए 4 दिन निकल जाते हैं। तो 4 दिन के लिए कोई दे नहीं रहा था डब्ल्यूडब्ल्यू को, अपनी बिल्डिंग को या अरेना वगैरह नहीं दे रहा था, इसलिए पेरिस से ये लोग नहीं कर पाए, वरना पेरिस में ही करते। एंड इसी वजह से ये लोग लियोन गए। आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्राउड रिएक्शन भाई हमने देखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेरिस हो या फिर लियोन हो, फर्क पड़ता है क्राउड से। एंड क्राउड भाई यहाँ पे ओपी क्राउड थी, सबसे बेस्ट क्राउड थी ऐसा कहा जा रहा है रेसलिंग हिस्ट्री में। तो अभी के हिसाब से भाई ये है कुछ लेके अपडेट बैकलैश को लेके, कि बैकलैश के प्लान्स कुछ और थे, बट ड्यू टू ओलंपिक्स प्लान्स चेंज कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेकर। अब सीएम पंक ने भाई मंडे नाइट रॉ में कुछ ऐसे कमेंट्स कर दिए जिससे एडब्ल्यू फैंस तो बिल्कुल भी नहीं खुश है। हालांकि वो अलग बात है कि एडब्ल्यू फैंस किसी चीज से भी खुश नहीं होते, लेकिन इस चीज से तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि सीएम पंक ने शॉट्स लिए हैं जैक पेरी के ऊपर। अभी मंडे नाइट रॉ में सीएम पंक आते हैं, तो देखो भाई सीएम पंक के प्रोमोज एक तो ऐसे होते हैं कि वो किसी की भी बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि मेरी बात हो रही है। तो सीएम पंक के प्रोमोज हमेशा ही कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, पहले भी होते रहे एंड अभी भी होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। सीएम पंक की यही पहचान है। तो सीएम पंक एक चोक आर्टिस्ट वाली लाइन कहते हैं, आपको मालूम होगा। एंड चोक आर्टिस्ट वाली लाइन पे एक तो उनको पॉप बिल्कुल नहीं मिलता है, क्राउड रिएक्शन नहीं मिलता है। दूसरा एडब्ल्यू फैंस इस पर भड़क गए। पहला तो कहना है लोगों का कि भाई ये चोक आर्टिस्ट वाली लाइन क्यों कहनी है आपको टेलीविजन पे, मतलब आप जानबूझ के एडब्ल्यू में उंगली करते हो, जैक पेरी में उंगली करते हो। उसके बाद आपको जब कॉल आउट किया जाएगा इसको लेके, तो डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस बोलेंगे कि एडब्ल्यू उंगली करते हैं ये वो। उसके बाद मजाक बनाया जा रहा था एडब्ल्यू फैंस की तरफ से कि डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस ने खुद, इनके फैंस ने रिएक्ट नहीं करा चोक आर्टिस्ट वाली लाइन पे। चोक आर्टिस्ट बेसिकली जैक पेरी को वो इसलिए कह रहे थे बिकॉज उन पे टोनी खान ने एलिगेशंस लगाए थे कि बैकस्टेज माहौल उन्होंने काफ़ी खराब कर दिया था, जो फुटेज भी आपको मालूम होगा अभी रिसेंटली रिवील करी टोनी खान एंड कंपनी ने। तो उसी चीज़ को रेफर करते हुए सीएम पंक खुद को चोक आर्टिस्ट कहते हैं। एंड इस चीज़ का मजाक बनाना ना एडब्ल्यू फैंस में ही भारी पड़ गया। ये मजाक बनाते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस ने रिएक्ट नहीं करा, तो सामने से डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस मजाक बनाते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि किस चीज़ की बात हो रही है, यानी एडब्ल्यू को कोई जानता ही नहीं है। अब कोई जाने तब तो रिएक्ट करे उस चीज़ के ऊपर। दूसरा ये भी है कि एडब्ल्यू फैंस ऐसी छोटी चीज़ों पर अगर भड़केंगे तो गलत चीज़ है, बिकॉज एडब्ल्यू का एक भी शो ऐसा नहीं रहता है जहाँ पे भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर शॉर्ट्स ना हो। एंड शो तो छोड़ो भाई, इंटरव्यू देख लो चाहे कुछ भी देख लो, डब्ल्यूडब्ल्यू की बात ना की जाए तो कोई पता ही नहीं चलेगा कि ये एडब्ल्यू है। एडब्ल्यू की पहचान ही डब्ल्यूडब्ल्यू से बनी है। एक टाइम पे था 2019-20 में जो थोड़ा बहुत एडब्ल्यू के लिए लोग इज्जत रखते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है। नो वन केयर्स वाला सीन है एंड एडब्ल्यू डाउनफॉल की तरफ ही बढ़ रहा है। तो एडब्ल्यू फैंस जो कि भर के सीएम पंक पे, उनके ऊपर मेरा ये कहना है भाई कि ये जो चीज़ डेली करती है एडब्ल्यू, डेली बेसिस पे, कभी सोशल मीडिया पे, कभी इंटरव्यू में, तो कभी भाई मैचेस वगैरह में, तो कभी प्रोमोज वगैरह में, हर तरीके से। तो एक बार सीएम पंक ने कर दिया तो क्या दिक्कत है। खैर आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जे उसो एंड इलिया ड्रैगुनोव के मैच को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यू क्या प्रॉब्लम के अंदर फंस गई है इनके मैच को बुक करके। अब आपको मालूम है अगले राउंड में इनका मैच होने वाला है किंग ऑफ द रिंग के लिए। एंड यहाँ पे भाई इलिया ड्रैगुनोव फेस करेंगे जे उसो को। एंड जे उसो इलिया ड्रैगुनोव दोनों फर्स्ट राउंड में जीत के आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो फैन बेस है दोनों का डिवाइड हो चुका है। आधे लोग कह रहे हैं कि इलिया ड्रैगुनोव जीतना चाहिए, तो आधे लोग कह रहे हैं जे उसो जीतना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों के लॉजिक सुनो। इलिया ड्रैगुनोव के लिए जो लॉजिक है वो ये है कि भाई ये इतना तगड़ा रेसलर है, इतना बेटर करता है, एंड ये जे उसो से हारेगा। उसके बाद दूसरी तरफ का कहना है कि जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए काफी प्रॉफिटेबल है, लाइक मर्चेंडाइज सेल्स वगैरह से काफी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। दूसरा रिएक्शन काफी अच्छा मिलता है जे उसो का, वो तो हमने देख ही लिया भाई कि बैकलैश में क्या रिएक्शन मिला उनको एंट्रेंस पे। एंड अभी हर जगह पे जे उसो की थीम की बात चल रही है, जे उसो के एंट्रेंस की बात चल रही है। तो अब इसलिए फैन बेस डिवाइडेड है। बाकी अगर मुझे किसी को पिक करना रहेगा तो मैं पिक करूंगा भाई जे उसो को, बिकॉज आई थिंक मेरा ये पीओवी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में रेसलिंग से ज्यादा एंटरटेनमेंट फैक्टर मैटर करता है। नहीं तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू भी कोई भी इंडी प्रमोशन की तरह एक रेसलिंग प्रमोशन हो जाती सिंपल। तो इसलिए आई थिंक जे उसो को जीतना चाहिए। एंड अभी इलिया ड्रैगुनोव को मेन रोस्टर पे और स्ट्रगल करना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जिमी उसो को लेके। जिमी उसो की एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट मैं आपको बताता हूँ, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये जिमी उसो की एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट है बिफोर समर स्लैम
स्लैम। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि वो कितना टाइम लेंगे रिकवर होने में अपनी इंजरी से, जो कि एक अनडिस्क्लोज्ड इंजरी है, बट आई बिलीव कि वो समर स्लैम से पहले वापस आ जाएंगे, क्योंकि मैंने डॉट्स कनेक्ट करे एंड वो ये है कि समर स्लैम के अंदर ब्लड लाइन का एक मैसिव मैच होगा। इससे पहले जो न्यू ब्लड लाइन बन रही है उसके सारे मेंबर्स जुड़ जाएंगे एंड उसके बाद ये अटैक करेंगे भाई जेउसो के ऊपर। अब जेउसो पर अटैक होगा तो पॉसिबली एक सिंगल्स मैच भी हो सकता है किसी एक नए ब्लड लाइन के मेंबर के साथ जेउसो का, और उसके बाद जिमी उसो का रिटर्न हो सकता है, वो जेउसो को बचाने के लिए आ सकते हैं एंड ये सारी चीजें हो सकती है भाई समर स्लैम से पहले, ताकि समर स्लैम में एक 2-on-2 टैग टीम मैच हो सके। तो प्रोबेबली ये चीज होगी अभी के हिसाब से, लाइकली यही लग रहा है कि अगर समर स्लैम में टैग टीम मैच है तो देन जिमी उसो इसके पहले ही वापस आएंगे, वरना फिर कोई सेंस ही नहीं बनेगा, उनके बिना हो ही नहीं पाएगा मैच। खैर आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। एंड अगेन ब्लड लाइन स्टोरी को ही लेके हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो जेकब फाटू है वो न्यू ब्लड लाइन को ना ज्वाइन करके रोमन रेंज की ब्लड लाइन को ज्वाइन करे। ऐसा क्यों हो सकता है, ये काफी एक शॉकिंग चीज है कई लोगों के लिए कि भाई जेकब फाटू तो नया सुपरस्टार है, वो क्यों आएगा रोमन की फैक्शन में, ये तो ओजी ब्लड लाइन है। भाई इसके पीछे का एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ, और वो रीजन ये है कि अगर आप एक डॉट कनेक्ट करोगे तो देखोगे कि जो सोलो सिकोआ वाली ब्लड लाइन है उसके अंदर टामा टोंगा के भाई आ रहे हैं, मतलब टामा टोंगा पहले आए, उसके बाद हमने देखा कि टांगा लो आए, एंड अभी हीको लियो के साथ भी डब्ल्यूडब्ल्यू की बातचीत थी। मैंने आपको बताया था टामा टोंगा के आने के बाद कि हीको लियो पे भी डब्ल्यूडब्ल्यू फोकस कर रही है एंड उनकी भी डील बहुत ही जल्दी एक्सपायर होने वाली है एनजेपीडब्ल्यू के साथ, तो प्रोबेबली वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ आ सकता है एंड वो भी टामा टोंगा के भाई हैं, यानी कि हाकू के बेटे हैं। यानी कि जो सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन है इसमें हाकू के बेटे आ रहे हैं, तो अभी टामा टोंगा है, टांगा लो है, तो प्रोबेबली हो सकता है कि ये जो सिस्टम चलते आ रहा है ये भाई फॉलो करेंगे हीको लियो भी, एंड वो प्रोबेबली फॉलो करेंगे न्यू ब्लड लाइन को। तो अगर ये चीज़ होगी तो उधर 4 लोग हो जाएंगे, तो देन इधर आ सकते हैं जेकब फाटू। प्रोबेबली जो लोग सोच रहे हैं कि हील के तौर पे आएंगे जेकब फाटू, मे बी वो बेबी फेस के भी तौर पे आ सकते हैं। ये भी एक एक्सपेरिमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है, नहीं तो स्टिल काफ़ी नेम्स हैं रोमन की ब्लड लाइन के लिए। जे जिमी तो है ही है, रोमन खुद है ही, साथ में जिला फाटू आ सकते हैं रोमन की ब्लड लाइन में, नहीं तो लेंस अनोवा आ सकते हैं। तो ऐसे में भाई जेकब फाटू की भी एक छोटी बहुत पॉसिबिलिटी है कि प्रोबेबली जेकब फाटू आ सकते हैं, एंड ये इसीलिए बिकॉज हाकू के बेटे सोलो की ब्लड लाइन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो देखते हैं भाई क्या होता है। अभी के हिसाब से फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप सब इन्फॉर्मेशन मिली हो, मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपनी नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।